नमस्कार। हमारा अन्नदाता पिछले 77 दिनों से आंदोलनरत है उन 3 काले कानूनों को लेकर। ये कानून काले क्यों हैं? इस वीडियो के माध्यम से उसे समझने की कोशिश करते हैं। कानूनों पर आने से पहले एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि जो हमारे अन्नदाता का प्रोडक्ट है, वो सीजनल है। इसकी खपत भले ही पूरी साल में हो, परंतु फसल एक पर्टिकुलर सीजन में ही तैयार होती है और जब फसल तैयार होती है तो स्वाभाविक है कि वो मार्केट में बिकने के लिए आती है। अगर इतनी बड़ी क्वांटिटी में कोई भी फसल बिकने के लिए आएगी तो उसके भाव क्रैश होना स्वाभाविक है। इकोनॉमिक सिद्धांत है कि किसी चीज की अगर मांग कम है और आपूर्ति ज़्यादा है तो प्राइसेस नीचे जाती हैं, और अगर मांग ज़्यादा है और आपूर्ति कम है तो उस उत्पाद की प्राइसेस अप यानी ऊपर जाती हैं, बढ़ जाती हैं। तो सीजनल प्रोडक्ट होने की वजह से अन्नदाता हमेशा ही सरकार के इंटरवेंशन पर निर्भर रहता है। अगर सरकार अन्नदाता को, हमारे किसानों को मार्केट फोर्सेस के सहारे छोड़ देंगी तो उनका भारी नुकसान होगा, वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। अब मैं उन 3 काले कानूनों पर आता हूं। पहला कानून है कृषि उत्पादन वाणिज्य एवं व्यवसाय अधिनियम और दूसरा है कृषि मूल्य आश्वासन समझौता एवं कृषि सेवा अधिनियम और तीसरा है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। जब कोई धंधा करते हैं तो ये सिद्धांत होता है कि उसे कम कीमत पर खरीदो और अधिक कीमत पर बेच दो। तो जितना ज्यादा इसमें मार्जिन होगा, फासला होगा, उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। और जितना ज्यादा चीज, जितनी संख्या में, क्वांटिटी में आप बेचेंगे, आपका प्रॉफिट उतना ही बढ़ता चला जाएगा। ये जो 3 कानून हैं, पहले 2 कानूनों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि किसान के उत्पादन की कीमत कम हो, और दूसरा जो आवश्यक वस्तु अधिनियम संशोधन अधिनियम है, उससे यह सुनिश्चित किया कि आप जितना भंडारण करना चाहें वो कर सकते हैं। अर्थात ये कानून प्रथम दृष्टया सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए है, क्योंकि भंडारण किसान नहीं कर पाता। हमारे 99% किसानों के पास में वो साधन संसाधन नहीं है। उनकी कोई गोडाउन नहीं है, वेयर हाउसेज नहीं है जहां पर वो भंडारण कर सकें। और अगर वो भंडारण करना भी चाहें तो उनकी आर्थिक जो व्यवस्था है वो ऐसी है कि वो लंबे वक्त तक, लंबे समय तक भंडारण नहीं कर सकते। इसीलिए जैसे ही फसल तैयार होती है वो मार्केट में बेचने के लिए आता है। जितनी जल्दी बिकेगा किसान को उतना ही फायदा होगा, उसके सोशल कमिटमेंट्स पूरे होंगे, उसने उधारी ले रखी है उसे वो चुकाएगा। पहले 2 अधिनियम से कीमतें कम कैसे की जाएंगी या कैसे होंगी? तो पहला अधिनियम लेते हैं हम, कृषि उत्पादन वाणिज्य एवं व्यवसाय अधिनियम। ये बेसिकली जो कृषि उत्पादन है उसकी खरीद फरोख्त से संबंधित है, वाणिज्य एवं व्यवसाय से संबंधित है। अर्थात हमारे देश में जो एपीएमसी हैं, डिफरेंट स्टेट्स के लॉज के अंतर्गत जो एपीएमसी यानी मंडियां बनाई गई हैं, मार्केट समितियां बनाई गई हैं, ये उससे संबंधित है। इस कानून का उद्देश्य, घोषित उद्देश्य यह है कि किसानों को एक बिगर प्लेटफॉर्म दिया गया है। जब भी आप सरकार से बात करेंगे तो उनके जो नुमाइंदे हैं वो इस बात को बार बार दोहराएंगे कि हम आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, आप अपनी वस्तु को कहीं भी बेच सकते हैं। किसान अपने राज्य के अलावा दूसरे राज्यों में बेच सकता है, वो मंडी में भी बेच सकता है, मंडी के बाहर भी बेच सकता है, वो एक्सपोर्ट भी कर सकता है। यानी बिगर प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, बिगर प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। परंतु ये जो अल्टरनेटिव मार्केट है वो शुरुआत में तो किसान को फायदे का होगा। कैसे होगा उसे समझते हैं।
कि जब किसान मंडी में अपनी कोई चीज बेचने के लिए जाता है तो उसे मंडी टैक्स देना पड़ता है, फिर वहां आड़तिया होता है तो वो जो बेच रहा है उस पर कमीशन भी देना होता है। परंतु जो अल्टरनेटिव मार्केट इस अधिनियम के माध्यम से दिया गया है, वहां पर न तो कोई आड़तिया है, ना ही कोई कहने को आड़तिया है, और ना ही कोई मंडी टैक्स देना पड़ेगा। तो शुरुआती तौर में तो होगा क्या कि ये जो बाहर बेचेगा उसे थोड़ी कीमत ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वो टैक्स और कमीशन नहीं देना पड़ रहा है, तो वो बचेगा, तो उसे लुक्रेटिव होगा शुरुआती तौर पर। परंतु होगा क्या कि धीरे धीरे जब आड़तिया को कमीशन नहीं मिलेगा तो वो अपनी दुकान बंद कर देगा, और जब मंडी को टैक्स नहीं मिलेगा तो उसके साधन संसाधन ही नहीं हो पाएंगे, तो मंडी भी नहीं चल पाएंगी, ये बंद हो जाएंगी और ये अल्टरनेटिव मार्केट रह जाएगा। अल्टरनेटिव मार्केट में कौन बचेगा? इस बिगर प्लेटफॉर्म, सो कॉल्ड बिगर प्लेटफॉर्म में कौन बचेगा? किसान और व्यवसायी, व्यापारी। अब व्यापारी से ये उम्मीद करना कि वो किसान के कल्याण की बात करेगा तो इट इज टू मच, ये तो मतलब ना होने वाली बात हो गई। किसान कहता है कि ये सिस्टम लाने से फीस जो 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 एमएसपी है वो खत्म हो जाएगी, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य वो खत्म हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? आज एपीएमसी में जब वो अपना प्रोडक्ट लेके जाता है तो उसकी जब कीमत कम लगती है तो क्या है, जो सरकार ने एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया है, उसे सुनिश्चित करने के लिए एफसीआई का सहारा लिया जाता है। एफसीआई एक मीडियम है एमएसपी को सुनिश्चित करना, उसका घोषित उद्देश्य है ये। तो जब मंडी में कम कीमत पर कोई चीज बिक रही है, उदाहरण के तौर पर अगर एमएसपी गेहूं की 1800 रुपये है और वहां पर 1600 रुपये में बिक रहा है, तो एफसीआई इंटरवीन करेगी और वो आएगी कि नहीं, गेहूं 1600 रुपये में नहीं 1800 रुपये में खरीदो, नहीं तो हम खरीदते हैं। ओपन एंडेड स्कीम भी होती है परचेजिंग की, कि किसान चाहे तो डायरेक्टली एफसीआई के गोडाउन पर जाए और अपना माल बेच सकता है। इस इंटरवेंशन की वजह से उसके भाव एमएसपी के इर्द गिर्द स्टेबलाइज हो जाते हैं। अगर मंडी नहीं होगी तो क्या हम ये उम्मीद करें कि जो एफसीआई के अधिकारी हैं वो हर ट्रेड पर नजर रखेंगे, या वो गांव जा जा के हर ट्रांजैक्शन को देखेंगे? नहीं, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि एपीएमसी ऑर्गेनाइज्ड है, वहां एफसीआई आ सकती है, किसान भी एफसीआई के पास जा सकता है। परंतु यहां पर अगर उसको शुरू में तो फायदा होगा, और जब वो मंडी ही खत्म हो जाएगी तो फिर किसान और व्यवसायी रह जाएंगे, और कौन इस गेम में जीतेगा ये आप अब भली भांति जानते हैं। तो मंडी खत्म, एफसीआई खत्म, एफसीआई खत्म, एमएसपी खत्म। इसलिए तो किसान कह रहा है कि हमें एमएसपी की गारंटी दो। दूसरा जो एक्ट है वो क्या है? कृषि मूल्य आश्वासन समझौता एवं कृषि सेवा अधिनियम। ये क्या है? कृषि मूल्य आश्वासन समझौता, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। नटशेल में इसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है कि एक कंपनी है, एक व्यवसायी है, वो किसानों से कॉन्ट्रैक्ट करता है और ये कहता है कि भाई मैं जो कह रहा हूं वो प्रोडक्ट उगाइए, उसकी कीमत जब फसल आएगी तो मैं आपको ये कीमत दूंगा। और हो सकता है कि बीच में भी वो कुछ उनकी मदद कर दे, खाद पानी बीज के लिए, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब किसान से ये उम्मीद करना कि वो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को समझ जाएगा, इट इज टू मच। मुझे तो लगता नहीं है कि किसान इतना ही पढ़ा लिखा होता तो भाई साहब वो किसान नहीं होता। फिर भी मान लेते हैं गुड फेथ में कंपनी कोई धोखाधड़ी नहीं कर रही है और उसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो गई। ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तब वर्क करेगा जब उस समय फसल आएगी जब मार्केट की कीमत इस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के इर्द गिर्द होगी। अगर बहुत ज्यादा अंतर होगा तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वर्क नहीं करेगा। कैसे समझते हैं? उदाहरण लीजिए कि एक व्यवसायी ने फार्मर से यह कॉन्ट्रैक्ट किया 30 रुपए किलो, फसल आने पर 30 रुपए किलो आलू
मैं लूंगा। अब दो कंडीशन आती हैं। अगर इर्द गिर्द प्रोडक्शन ऐसा होता है कि मार्केट प्राइस 30 के इर्द गिर्द ही होगी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसको बेचने में कोई परेशानी नहीं, उसको खरीदने में, व्यवसाय को खरीदने में कोई परेशानी नहीं। परंतु बहुत बम्पर क्रॉप हो जाती है और उस समय फसल आने पर मार्केट प्राइस क्रैश हो जाते हैं। यानी 30 रुपए में कॉन्ट्रैक्ट प्राइस थी, अब मार्केट में 10 रुपए रह गई क्योंकि बम्पर क्रॉप हो गई। तो ये जो व्यवसायी है, जो कंपनी है जिसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की है, वो हर बहाना बनाएगी इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलने के लिए और ना खरीदने के लिए। भाई 10 रुपए की चीज को कोई 30 रुपए में क्यों खरीदेगा? इतने लॉस में नहीं खरीद पाएगा। तो वो हर बहाना बनाएगी। किसान के पास क्या साधन है? वो जाएगा एसडीएम के पास में कि भाई इस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट किया था परंतु अब नहीं खरीद रहे हैं। अब आप ये समझो कि एसडीएम के सामने ये आदमी जीत जाएगा, मुझे इस पर बहुत बड़ा संदेह है। इन दोनों का कोई मैच नहीं है, इसकी हार सुनिश्चित है। अब हम दूसरी उदाहरण लेते हैं कि माना प्रोडक्शन कम हुआ और मार्केट प्राइसेस 30 रुपए किलो आलू की बजाय 50 रुपए किलो हो गई, तो किसान को लालच आया। किसान को क्या लालच आया? 30 रुपए किलो मिलेंगे इससे तो मैं 50 रुपए किलो में बेच देता हूं। और वो अपने बैकयार्ड में 50 रुपए ले जाता और बेच देता 50 रुपए किलो में, 20 रुपए का और फायदा, कॉन्ट्रैक्ट से भी ज्यादा। कंपनी को मालूम चलता है, वो कोर्ट केस फाइल कर देगा और जो भाई साहब ने 20 रुपए एक्स्ट्रा कमाए ना, गारंटी के साथ में उसे ब्याज सहित 40 रुपए वसूल कर लेगा, उससे पूरा पैसा वसूल कर लेगा। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में अगर कोई व्यक्ति को फायदा होता है तो वो सिर्फ व्यवसायी को, कंपनी को होता है। तीसरी बात इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में क्या होगी कि आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई बड़ी कंपनी जाके डायरेक्टली किसी किसान से समझौता करेगी। वो अपने एजेंट लगाएगी, वो अपने दलाल तैयार करेगी, वो दलाल जाके फार्मर्स को बरगलाएंगे, उन्हें तैयार करेंगे इसके लिए। और दलाल सबसे पहला काम क्या करता है? वो अपने रिश्तेदारों को ही फांसता है। और वो किसकी बात करेगा? क्योंकि उसे दलाली मिल रही है कंपनी से, व्यवसायी से, तो वो उसकी बजाएगा, किसान के कल्याण की बात कभी नहीं करेगा। द वन हु पेज द पाइपर कॉल्स द ट्यून। जो पिप्पाड़ी बजाने वाले को पैसा देता है, पिप्पाड़ी बजाने वाला धुन उसी की बजाता है। ये भाई कंपनी की बात करेगा, किसान की नहीं करेगा। जो सिस्टम बहुत पहले था वो वापस आ जाएगा। क्या सिस्टम था पहले? जमींदारी का। इन दलालों के माध्यम से किसान कंपनियों का गुलाम बन के रह जाएगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, तो उन्होंने रेलगाड़ी चलाई थी ताकि कच्चे माल को देश के विभिन्न कोनों से लाके एक जगह एकत्रित किया जा सके और उसे एक्सपोर्ट किया जा सके, और उसके बदले में महंगा कपड़ा इंपोर्ट किया जा सके। आज इस सरकार ने किसान रेल चलाई है, किस लिए? किसानों के उत्पाद को इकट्ठा करके पूंजीपतियों को दिया जा सके। ईस्ट इंडिया कंपनी तब थी और अब ये आई हुई है। तीसरा नियम जो है वो है, ये क्यों आया वो मेरी समझ में ही नहीं आता, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम। ये 1955 में पहली बार कानून बना था। इसका उद्देश्य था जमाखोरी को, कालाबाजारी को रोकने के लिए। अगर कोई आदमी किसी लिमिट से ज़्यादा भंडारण करता है तो उस पर छापा पड़ेगा और उसे जब्त कर लिया जाएगा। इस पर रोक लगाने के लिए था। आज इस पे से ये सीमा हटा ली। वो किस लिए हटा ली? ताकि भंडारण करने के लिए बड़े बड़े आदमी आए। किसी किसान से ही उम्मीद करना, किसी गरीब आदमी से ही उम्मीद करना, किसी छोटे व्यवसायी से ही उम्मीद करना कि वो इतनी फैसिलिटी बना लेगा और उसको भंडारण करेगा, कौन करेगा? बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन। और उन पे से कंडीशन हटा लोगे तो भाई उनको तो खुली छूट, खुला खेल, कितनी भी भंडारण करिए, फिर आप प्राइसेस को मैनिपुलेट करिए। आप अपने उस कैपेसिटी से, जो फाइनेंशियल कैपेसिटी है, भंडारण की कैपेसिटी, भंडारण करके आप प्राइसेस को आसानी से मैनिपुलेट किए जा सके थे, स्केर्सिटी पैदा, कमी मार्केट में पैदा की जा सके, और जब उनके मन मुताबिक भाव आ जाए जो, तब जाके उसको आप प्रॉफिट पे बेचें। ये पूरी की पूरी व्यवस्था व्यवसायियों को फायदा पहुंचाने की और किसान को बर्बाद करने की है। इसीलिए ये कानून काले हैं, क्योंकि इनका जो निहित उद्देश्य है इस सरकार का,
वो अपनी जिम्मेदारियों से बचना है। 2013 में मनमोहन सिंह जी एनएफएसए लेकर आए थे, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। उसके तहत में सरकार को बीपीएल और प्रायोरिटीज फैमिली को 3-2-1 पर खाद्यान्न पदार्थ सुनिश्चित मुहैया कराने होते हैं। 3-2-1 का मतलब राइस है, चावल है 3 रुपए किलो पे, गेहूं 2 रुपए किलो पर, मोटा अनाज 1 रुपए किलो पे मुहैया कराने होते हैं। इससे सरकार को 80,000 से लेके 1 लाख रुपए तक का घाटा होता है, यानी सब्सिडी देनी पड़ती है। सरकार को ये परेशान कर रही है, इसीलिए इनके माध्यम से क्या किया जा रहा है, रिफॉर्मेशन के माध्यम से ये कानून किसानों के ऊपर थोपे जा रहे हैं। वैसे भी मोदी सरकार का रिफॉर्मेशन का मतलब है पब्लिक असेट्स को प्राइवेट को ट्रांसफर कर देना। ये उसी श्रेणी में, उसी मकसद के साथ में ये कानून लाए गए हैं। धन्यवाद।